हाँ, दिया का जो प्री बोर्ड्स के लिए एक सैम्पल पेपर टाइप का स्कूल से प्रोवाइड जो करा गया है, उसके सॉल्यूशंस मैंने 2 पार्ट्स में कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ है और इस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 21 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 38 तक दूसरे वीडियो में, वीडियो नंबर 2। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। यह लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स x where -1 is less than or equal to x and x is less than equal to 0, then the range of y is, यह निकालना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखने से पहले एक यह कर लें, तो इसका आंसर करना। यह देखो, जो हमारे पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, मैंने 4 लिखे हैं, 2 छोड़ दिए हैं। सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स नहीं के बराबर आता है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख डाले। ये सब डोमेन कहलाते हैं। एक्स जो वैल्यूज एज्यूम कर सकता है वो उन वैल्यूज के सेट को डोमेन बोलते हैं, और पूरी वैल्यूज यानी वाई जो वैल्यूज लेता है उन सारे वैल्यूज के सेट को रेंज बोलते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है यह, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो इंटरवल में, और रेंज या पहले डोमेन को देख लो। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये होता है क्लोज इंटरवल -1, कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन यही होता है, यानी एक्स इसी से वैल्यू लेगा। tan इनवर्स एक्स का होता है पूरा आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और कॉट इनवर्स का भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज की बात, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2, π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज बोलते हैं या सीधे रेंज बोलते हैं। इसको बोलते हैं द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या सीधे रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तो यह होता है कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, यह होता है, यह नहीं, अलग अलग है। tan इनवर्स एक्स का यह होता है, यानी ये दोनों में थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है, इसमें एक्सक्लूडेड है, लेकिन अंदर के सारे पॉइंट्स कॉमन है। कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज है यह होगा, जबकि कॉस इनवर्स एक्स का यह होता है क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। तो इन चारों का डोमेन और रेंज याद रखना जरूरत पड़ती रहती है। अब देखो, अब साइन इनवर्स एक्स को टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। अगर ये -1 से 1 तक है एक्स, तब तो रेंज यह है। लेकिन अगर मान लो एक्स हम इसमें वैरी करा रहे हैं, पूरा नहीं, 0 से 1 तक ही, तब हमारा रेंज हो जाएगा कॉरस्पॉन्ड 0 से π/2। और अगर -1 से 0 तक है तो -π/2 से 0, इसके 2 पार्ट हो गए ना, किधर है किधर वाला। लेकिन अगर 0 को एक्सक्लूड कर देंगे तो यहाँ से भी 0 एक्सक्लूड हो जाएगा। थोड़ा एक बार नज़र डाल लो। उसी से कॉस इनवर्स एक्स में अगर -1 से 1 तक लेंगे तो रेंज, एक्स अगर वैरी पूरे यहाँ करेगा इस पूरे इंटरवल में, तो रेंज यह होगा। लेकिन अगर थोड़ा ही करे इसमें से 0 से 1 तक, तो रेंज होगा 0 से π/2, जो यहाँ है उसी टाइप का। लेकिन अगर x -1 से 0 हो तो अगला वाला जो आधा पार्ट है π/2 से पाई होगा, और अगर 0 छोड़ दे तो π/2 पर 0 होता है, तो इसको छोड़ देंगे इसमें से। तो ये दोनों पर नज़र डाल लो। हाँ, कई बार तुम्हें निकालने के लिए आएगा डोमेन कि y इक्वल साइन इनवर्स 2x - 1 का डोमेन निकालो, या y इक्वल कॉस इनवर्स 2x - 1 का डोमेन निकालो। डोमेन ये देखते हो कॉम्प्लिकेटेड है, सीधे x नहीं है। तो ये कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान से देखो। मैंने तुम जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स का जो यहाँ जो चीज़ होती है वो -1 से 1 के अंदर होती है, और कॉस इनवर्स एक्स के बाद जो ये आर्गूमेंट है यह भी -1 से 1, बस वही कंडीशन लगाते हैं। देखो लगा दिया -1 से 1। अब यहाँ x लाना है, क्या करें, सेम नंबर तीनों में ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर तीनों से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम पॉजिटिव नंबर से तीनों में डिवाइड कर सकते, या सेम नेगेटिव नंबर से भी तीनों में डिवाइड करेंगे अगर जरूरत पड़े तो यह इनइक्वालिटी उलट जाएगा, लेस है सो ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो यह चेंज नहीं होगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर चेंज हो जाता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई नंबर से करो कोई चेंज नहीं होगा।
तो हमने यहाँ से 1 हटाएंगे, तो 1 अगर तीनों में ऐड कर दे तो यहाँ से -1 गायब हो जाएगा। वही 1 तीनों में ऐड करा है, तो यहाँ 1 ऐड करा तो 2x बचा, इसमें यह हुआ। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 तो पॉजिटिव नंबर है, तो डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो x अब यहाँ से यहाँ तक लाई करा, और जो x जो वैल्यूज लेता है उन्हीं वैल्यूज के सेट को डोमेन बोलते हैं। तो हमारा डोमेन हो गया 0 से 1 तक का क्लोज इंटरवल। इसी ढंग से अगर यहाँ कॉस इनवर्स यह है, यही लिखते तब भी आंसर यही होता है। अब दूसरा ले लो, साइन बाय, एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन बाय 2x + 1 या कॉस बाय 2x + 1, इसका डोमेन निकालना है। तो यह होना चाहिए -1 से 1 तक। अब यहाँ से 1 हटाना है, तो 1 माइनस कर दो तीनों में से, तो माइनस कर दिया तो यहाँ से 1 माइनस हो गया, था 2x बचा, यहाँ से 0। अब 2 से डिवाइड कर दो, अब यही -1 से 0 तक डोमेन हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल दिमाग में रखना कि यह हो तो कैसे डोमेन हो, यह हो तो कैसे डोमेन निकालते हैं। ठीक है, तो अब अभी जब आएगा तो देखेंगे। अब आ जाओ, तो यही बात थी, यहाँ साइन इनवर्स x था, -1 से 0 तक था, तो यहाँ क्लोज इंटरवल ही होगा। यहाँ भी इंक्लूडेड है, यह नेगेटिव साइड यह आएगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह होगा। बी आंसर हुआ इसका, देख लो, यह मैंने दिखाया था उधर। अब कह रहा है कि इफ यह 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यह 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स इक्वल्स यह 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यह 2/1 ऑर्डर का, इक्वल है। तो कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, दोनों जब मैट्रिक्स बन जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग ये भी सिंगल मैट्रिक्स में बदल जाएगा, ये भी सिंगल, इक्वल के इधर भी, और तब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो यही करा है मैंने, इसको मल्टीप्लाई देखो कर रहा है, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, x × 5 + 2 × -1 + 0 × x, यहाँ लिखा। अब आगे दूसरा रो कॉलम तो है नहीं, तो एक ही मिलेगा यहाँ भी, यह दिस इंटू दिस, तो 3 × -2 + 1 × x, यहाँ लिखा, इसमें भी एक ही मिलेगा। तो इसको, तो जब एक ही 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1/1, तो यह एलिमेंट इक्वल यह एलिमेंट, तो x निकल गया -1 देखो, यह ए आंसर हो गया। ये दो तुमने देख लिया। अब चलो तीसरा, इफ ए या स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है कि यह जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कह रहा है 2x + y की वैल्यू निकालो। तो निकालते हैं, जब भी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो a' इक्वल्स a होगा, a' इक्वल a इक्वल्स a' या a' इक्वल्स a। a' की जगह a का पावर t भी लिखते हैं ट्रांसपोज के लिए, a' या a का पावर t यानी ट्रांसपोज, a' माने ट्रांसपोज ऑफ a, माने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना के जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह ट्रांसपोज कहलाता है। तो जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो a' इक्वल्स a होगा, या a इक्वल्स, तो a का a लिख डाला। a' निकालने के लिए इसको फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को a में यही काम करेंगे, तो a' निकल जाएगा। ये फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये a' निकल गया। ये दोनों इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सारे इक्वल होंगे, 1 के इक्वल, लिखने से कोई फायदा नहीं है। 12 6x के इक्वल लिख डालो, 4y 8x के इक्वल हुआ लिख डालो, और की जरूरत नहीं, इसी से काम चल जाएगा। इससे x निकल जाएगा, 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4y इक्वल्स 18 × y, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 हो गया, दोनों निकल गए x y। लेकिन हमें यह नहीं निकालना, हमें यह निकालना है। तो अभी वैल्यू डाल देते हैं 2x + y में, जो x y हमें वैल्यू जो आए हैं वह 8, यही 8 आंसर हो गया, यह डी। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा एक रिजल्ट है, रिव्यू कर लो। जब भी बोले कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब a' इक्वल्स a, यानी a का ट्रांसपोज इक्वल्स a। जब भी बोले ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a' इक्वल्स -a का मतलब a के सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करना, और तब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देना। ये भी आते रहता है। ए बोले कि सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है, ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट निकालना तुम जानते हो, तो इससे भी कई चीज़ें निकलती है।
तो इस ढंग के क्वेश्चंस में ही तीनों की जरूरत पड़ती रहती है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए डैश इक्वल्स माइनस है, सिमेट्रिक का मतलब ए डैश इक्वल्स है, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ है, और ए सिंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए, अब कुछ रिजल्ट भी देखते चलते हैं। अब कह रहा है इफ ए यह मैट्रिक्स है देन, और यह भी दिया हुआ है ए क्यू का, यह दिया हुआ है कि ए क्यू का डिटर्मिनेंट 3 4 3 है, तो एक्स निकालो। करते हैं, पहले इससे शुरू करते हैं। जब भी किसी का पावर का डिटर्मिनेंट हो तो सिर्फ बेसिक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का पावर चला जाता है, कोई भी रहे बेटा। जैसे तुम्हें रहता, यह रहता, तो हम इसको, यह रिजल्ट होता है। तुम्हें रहता एक ए रेज़ टू पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। इतना ही नहीं, ए का पावर अगर -1 है तो वह भी डिटर्मिनेंट ए का पावर -1 होता है। तो 3 रहे जो सभी था तब भी, तो यह रिजल्ट है, तो यह याद रखो। और भी है, ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो उसका प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो यह बेसिक रिजल्ट है, याद रखना। तो यह हमने यहाँ अलग अलग हो गया। अब कोई चीज़ का थर्ड रूट है तो यह कितना होगा, थर्ड रूट ऑफ यह, और इसको तुम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 7, यानी 7 क्यूब है, तो 7 आंसर हो गया। यहाँ तक तो तुम निकाल लिया, लेकिन हमें एक्स निकाल, अब इससे यह निकालेंगे। याद है ना कैसे निकालते हैं? इसका डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखेंगे, इसकी जगह यह लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर -9, ये उधर गया, तो एक्स इक्वल्स प्लस माइनस √16, यानी एक्स इक्वल्स प्लस माइनस 4, यह बी आंसर हो गया, है ना। एक चीज याद रखना, यहाँ क्यूब था तो इसीलिए सीधे ऐसे लिखाया। स्क्वायर अगर रहता डिटर्मिनेंट में तो प्लस माइनस जरूर लिखते, इवन पावर। ऑड में ऐसे होगा, इसको एक बार नज़र डाल लो। कई बार अगर स्क्वायर यहाँ रहता है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर होता, तो यहाँ होता प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, भूलना नहीं। अब आ जाओ अगला, कह रहा है इफ यह डिटर्मिनेंट इक्वल्स है यह डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू अलग निकाल लेंगे। इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट नहीं करते, मैट्रिक्स में करते हैं। तो इसका देखो निकालना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसी से एक्स निकलेगा जो अगले पेज पर मैंने करा है। देखो वही कर रहे हैं, देखो ध्यान से, x3, तो b आ गया, b में यह था, यह हो गया आंसर। आपका अगला है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 सच दैट a into adjoint of a equals 7i, then adjoint of a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, 2 रिजल्ट्स इसमें यूज करना है। जब ये याद रखना, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, यानी n/n ऑर्डर है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है ए के डिटर्मिनेंट का पावर n-1। जैसे ए अगर मान लो थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वह 3/3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3-1 यानी 2। तो एक दूसरा रिजल्ट होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यह होता है। ठीक है बेटा, तुम बोलोगे इसकी जरूरत कहाँ है, तो यह गिवन है। तो इससे देखो, यह दिस इक्वल्स दिस है ना, तो यानी ए का डिटर्मिनेंट इस 7 निकल गया, ए का डिटर्मिनेंट 7 निकल गया, इसी फार्मूला से कंपेयर करके। इसका यहाँ लगाएंगे, यह वाला फार्मूला, यह स्क्वायर हो गया। ये 2 रिजल्ट्स हैं जो भूलना नहीं। अब यह तुम निकाल चुके हो 7, यहाँ से देखकर इससे कंपेयर करो इस रिजल्ट से। ये नहीं गिवन है, यही गिवन है, कोई दिस इक्वल दिस, तो इस 7 से कंपेयर हो गया, तो यह हो गया 7 का स्क्वायर, 49 आंसर हो गया। देखो यह डी। ठीक है, ये 2 रिजल्ट याद रखना, इन्हीं दोनों का यूज हुआ है। चूंकि यह निकालना है तो यह यूज होगा, और यह गिवन है तो यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इसलिए दोनों का यूज हुआ। अब आ जाओ 7th, यह हमें इसके डेरिवेटिव का 1 पर वैल्यू निकालनी, तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। यह देखो, इसमें चेन रूल लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन।
पहले कॉस का इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव तुमने नर्सरी केजी में पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। ये सब याद है ना। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, यह होता है 1/x। और डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स क्या होता है, ई का पावर एक्स। यह सब तूने पढ़ रखा है, मैंने यहाँ फिर डाल दिया है, देख लो। तो यहाँ इसका हो जाएगा माइनस साइन ऑफ दिस इनटू, अब इसका निकलेगा तो प्लस और माइनस में अलग अलग हो जाता है। लॉग ऑफ एक्स का 1/x, और इसका तो यही होता है जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसको यही रहने दो। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू तब निकालो जब x 1 है। तो यहाँ जहाँ इसी को लिखने का तरीका ही है। तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ 1 डालो। तो मैंने यहाँ डाल दिया है, देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 डाल दिया। और लॉग ऑफ 1 होता है 0, लॉग ऑफ ई होता है 1, ये दोनों रिजल्ट भूलना नहीं। लॉग ऑफ ई होता है 1 और लॉग ऑफ 1 0। तो यह सब डाल दिया तो यह तो 0 हो गया, ई का पावर 1 ई हो गया, ई 1 प्लस ई हो गया। इसको पहले लिख दो, इनटू में है तो यहाँ लिख दो। यह ढूंढो कहाँ है, यह है, तो सी आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो यह सब रिजल्ट, यह सब देखना क्या करा है, यहाँ चेन रूल लगा है। पहले कॉस का माइनस साइन ऑफ दिस होगा, और फिर इसका निकालोगे तो ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, क्योंकि प्लस माइनस है। और लॉग ऑफ सम रूल लगेगा, तो ये 1/x और फिर वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि हमें 1 पर निकालना है। अब आ जाओ, अगला है कि एक एफ ऑफ एक्स, एक्स का पावर एक्स है जो क्रिटिकल पॉइंट एट। क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं वह पॉइंट जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आए। तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे हम। देखो, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, और उसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ई में बदल के। ई के इसको ऐसे, यह फार्मूला भूलना नहीं, ए रेज़ टू पावर बी, ई रेज़ टू पावर बी लॉग ऑफ ए, बी इंटू लॉग ऑफ ए। देख लो, यह कभी लिखा रहा है तो यह लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और यह कभी लिखा रहा है तो यह लिख सकते हैं। तो यहाँ ए भी एक्स है और बी भी एक्स है, तो यहाँ लिखाएगा ई का पावर एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकाल लें, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो इसका क्या होगा, पहले इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो यही आ जाएगा, फिर इसका निकालोगे इनटू में, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी इसका डेरिवेटिव इनटू दिस प्लस इसका डेरिवेटिव इनटू दिस। वही करा है, सिंप्लीफाई कर दिया। अब एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तभी क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। यह 0 नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यह 0 होगा बेटा, है ना। यानी लॉग एक्स इक्वल्स -1, तो एक्स इक्वल्स ई का पावर -1। ये याद रखो रिजल्ट, जब भी लॉग एक्स इक्वल्स वाई रहे तो एक्स इक्वल्स होगा ई का पावर वाई। तो यहाँ log x इक्वल्स -1 है, तो x इक्वल्स ई का पावर -1। ये बड़े काम का रिजल्ट है, कभी भूलना नहीं। तो यही क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, है ना, e-1। तो ढूंढो, यह है b है। क्रिटिकल पॉइंट बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको दिमाग में रखना, यह रिजल्ट बहुत जरूरत पड़ेगी, भूलना नहीं। और क्रिटिकल पॉइंट ऐसे वाले का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वह भी याद रखो, ई में बदल कर। ठीक है बेटा। और यह हमेशा वेरिएबल का पावर वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 कभी नहीं होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, और ये 0 होता नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये मतलब सर्टेनली यही 0 है। और इसको x इक्वल्स ई का पावर -1 लिखाएगा, चूँकि यह रिजल्ट होता है। तो यही x का जो वैल्यू आया, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ 0 आया, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो यह तो दिमाग में रखो, यह रिजल्ट और वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाले का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और यह रिजल्ट, तीनों दिमाग में। वीडियो को रोक के इसको मन में, केवल आंसर ही नहीं देखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यह तुम्हें इंटीग्रेशन तो तुमने करा नहीं है बेटा, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसको मैंने सॉल्यूशन पे दे दिया है। अगर इसको पहचान सकते हो तो ये देख लो, इसका आंसर ए है, ए वाला यह। और मैंने दे दिया, मैं इसको समझाना तो बेकार है, समझाओ ये समझ पाओगे कि नहीं। तो इसका आंसर ए है, इसको पहचान लो, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, यह। और इसको मैंने कुछ रिजल्ट दे दिए हैं कि इंटीग्रेशन में कैसे डिफरेंस क्या है। साइनस का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन साइनस का इंटीग्रल होता है -cos x। 80 अपने तरफ से डालते हैं प्लस से,
कॉसेस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉसेस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी, माइनस साइन एक्स नहीं। कोई चीज़ कांस्टेंट से इनटू हो किसी वेरिएबल में तो डेरिवेटिव में के बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ हो तो यहाँ भी बाहर निकल जाएगा। अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लेकिन अकेला कांस्टेंट का इंटीग्रल उसमें x से इंटू हो जाएगा प्लस सी। जैसे यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3x प्लस सी, यहाँ 1 रहता तो 1 इंटू एक्स यानी एक्स प्लस सी, यहाँ हाफ रहता तो हाफ एक्स प्लस सी। अकेला कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव 0, लेकिन अकेला कांस्टेंट तो उसका इंटीग्रल उसमें उस कांस्टेंट में x से इंटू होके हो जाएगा। तो इन्हीं रिजल्ट को यहाँ मैंने यूज़ करा है, तो तुम इसको याद रखो यह, और यह रिजल्ट तो तुम याद कर लो कंपेरिजन। अब अगला चलते हैं बेटा, यह है, यहाँ भी इंटीग्रल है, यह भी तुम नहीं जान पाओगे, तो इसका आंसर है डी। तो तुम इसको याद रखो कि e का पावर x 4 माइनस e का पावर 2x रूट है, तो इसमें डी वाला आंसर है, डी वाला। ऐसे करके तुम याद रख सको। अब इसकी वैल्यू निकालना, यह भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसका यह होता है जब भी माइनस ए से ए हो, देखो मैंने रिजल्ट लिखा है यहाँ, जब भी कोई डेफिनेट इंटीग्रल हो माइनस ए से हो तो इसका रिजल्ट होता है 0 से ए, अब ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, अब ब्रैकेट बंद डी एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है, यहाँ 0 से ए हो जाएगा, यहाँ माइनस ए से ए हो, जैसे -3 से 3 रहता तो यहाँ 0 से 3 होता, तो यहाँ -1 से 1 है तो यह 0 से 1 हो जाएगा, यह पूरी चीज़ प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स पड़ेगा। अब इसका एक रिजल्ट होता है मॉड ऑफ माइनस, इसका एक रिजल्ट क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ माइनस एक्स होता है मॉड एक्स, सीधे x मत लिख डालना, यह होता है रिजल्ट। तो इसकी जगह फिर मॉड एक्स लिख दो, ये दोनों तो सेम है, ट्वाइस हो जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब 0 से x, यहाँ 0 से 1 है यानी x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर की चीज़ अगर पॉजिटिव हो तो मॉड हट जाता है, और इसका रिजल्ट होता है x²/2। तो बोलोगे ये रिजल्ट कैसे बना, तो ये एक इंटीग्रल का एक रिजल्ट होता है बेटा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एक्स एन डी एक्स, एन यहाँ कोई भी कांस्टेंट है, तो जानते हो ये क्या होता है, एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। यह देखो यह होता है, एन यहाँ कांस्टेंट है, हाँ वो -1 नहीं होना चाहिए इंटीग्रल, जबकि डेरिवेटिव में इसका क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है, इंटीग्रल में ऐसा हो जाता है। तो ये एक्स का निकालना है इंटीग्रल, पहले डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो पहले इंडेफिनिट निकलता है, तो एक्स का पावर 1 है तो एक्स का पावर 1 का होगा एक्स का पावर 1 + 1 x²/2। मुझे लगता है अगले पेज में करा है, हाँ यह देखो वही करा है, यह x का पावर 1 है तो x²/2, यहाँ प्लस से नहीं लिखते, किसमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालने में जो इंडेफिनिट इंटीग्रल देते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स ना हो, तो इसमें प्लस सी लिखने से समय की बर्बादी है, सीधे और जगह लिखेंगे। अब इसको कैसे निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालो, ये तो बाहर रहेगा, माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डालो, तो यही हो गया इसका वैल्यू। हो सकता है तुम नहीं, फिर रिजल्ट में दोबारा लिखा है, ये तुम ना कर पाओ, तो 11th का याद रखना, 11th का C होता है, ये जो तुम्हारा है या इसका C1 वाला सही है, तो इसको एक बार देख लेना। अब यह भी हम लोगों ने नहीं करा है, ये AOI है, तो एरिया ऑफ द सडन रीजन, इसे पहचान लो, इसमें D है, 0 से 4, 0 से 2 वाला नहीं, 0 से 4 √y dy, तो इसको दिमाग में बैठा लो थोड़ा सा कहीं अगर। अब ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, तो इसमें डेरिवेटिव भी किस ऑर्डर का है, सेकंड, ई फर्स्ट, ई भी फर्स्ट, तो सबसे बड़ा कौन ऑर्डर हुआ 2, तो इसका ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 वाले तो 3 है, तो अभी 3 में से कौन है देखते हैं। अब देखो अब डिग्री निकालना है, तो साइन के बाद साइन ऑफ dy/dx रहे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, कॉस ऑफ dy/dx रहे, ठीक है बेटा, साइन ऑफ dy/dx रहे या कॉस ऑफ dy/dx रहे, इसके जगह पर डैश भी हो सकता है, ऐसे y डैश भी बोलते हैं dy/dx को, लिखते हैं, या e का पावर y डैश रहे, ये सब जब भी कभी रहे इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका डिग्री अनडिफाइंड होता है। तो इसमें यह है
तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड या सी हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कौन है डेरिवेटिव? 2 है, U1 है, U1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री चूंकि साइन ऑफ ये नहीं रहता है, तब डिग्री डिफाइंड होता। तो ये इनमें से कोई भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हो e का पावर y डैश, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है, y डबल डैश भी हो सकता है, तो उसका अनडिफाइंड होता है डिग्री। तो डिग्री अनडिफाइंड, तो सी हो गया, याद रखना। अब वेक्टर वाले तो हम कर चुके हैं, फिर हो सकता है बहुत दिन हो गया भूल गए होंगे। यहाँ कह रहा है कि इफ अल्फा वेक्टर यह है और बीटा वेक्टर यह है, कह रहा है कि दोनों 2 म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स है, यानी कोलिनियर वेक्टर्स है दोनों। तो लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा यहाँ है। तो हम लोग जानते क्या है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल या कोलिनियर हो तो या तो एक वेक्टर इक्वल्स कोई कांस्टेंट इनटू बी लिख सकते हैं दूसरा वेक्टर, या ए और बी अगर दोनों आई कैप जे कैप के कैप में एक्सप्रेस्ड है और ये दोनों पैरेलल या कोलिनियर है, तो A1 अपॉन B1 इक्वल्स A2 अपॉन B2 इक्वल्स A3 अपॉन B3, यानी यह रिजल्ट होता है। तो कई बार इससे जल्दी बनता है, कई बार इससे, चूंकि इसके अंदर ही अननोन है तो यह इससे जल्दी बनेगा। तो हमारा यह दोनों पैरेलल है, कोलिनियर है, तो यानी इसका कोफिशिएंट यानी 1/2 इक्वल्स -4 अपॉन -8 इक्वल्स 9 अपॉन लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी हाफ ही हो रहा है, तो 2 बार हाफ क्यों लिखूँ, एक ही बार लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लैम्डा निकल गया 18। तो ये मेथड भी जानते रहना, दूसरे ढंग के क्वेश्चंस आएंगे तो यह रिजल्ट याद रखना। अगर इस दोनों में अननोन ऐसा नहीं रहता, पता लगाना रहता कि यह जो है, मान लो लैम्डा 18 रहता दिया हुआ ऐसे, कहता कि पता लगाओ कि कोलिनियर या पैरेलल है कि नहीं, तो तुम इससे भी निकाल सकते हो या इससे भी, तो इससे भी निकल जाता। तो इस सर्च कर लेते कि कौन कांस्टेंट है जिससे दूसरे में इंटू करें तो पहले के इक्वल हो जाए, और या तो यह लगेगा ही। तो 14 भी देख लिए वेक्टर वाला, इसको तो रिजल्ट में याद रखना चुकी। अब 15 देखो, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे कोई, यह तुम्हारा एक्स एक्सिस से वाई है और जेड ये ऊपर आया हुआ है बेटा, ऊपर। अब कोई लाइन है, तो कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस ऐसे ऊपर है, इससे गामा। तो कोई भी लाइन एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से अल्फा बनाए, पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस से बीटा बनाए, या 120 डिग्री दिया, तो जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो निकालो, जिसको गामा बोलते हैं। तो यहाँ अल्फा गिवन है, बीटा गामा निकालना है, इन्हीं में से कोई। तो हमने ये लिख डाला गामा। यह रिजल्ट भूलना नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, हाँ इसकी वैल्यू तुम्हें दिक्कत होगी निकालने के लिए, तो वो ऐसे निकालते हैं। कॉस ऑफ 120 डिग्री है, इसको 180 डिग्री करके लिखो, 180 डिग्री माइनस कितना करूँ तो 120 होगा, 60 डिग्री। अब इसका कैसे निकालेंगे बेटा, तो यह देखो, एक्स है, यू वाई है, 180 डिग्री, 180 डिग्री कहाँ होता है, यहाँ 90 डिग्री यहाँ आता है, यहाँ तक 180 डिग्री, इसको पाई भी बोलते हैं, या 180 डिग्री माइनस है, इससे थोड़ा कम, यानी इधर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस पड़ेगा, और यह लिख डालो, यहाँ प्लस हो या माइनस यही लिखाएगा, यानी कॉस ऑफ यही रहेगा, अगर इस साइन होता तो साइन लिखा, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब कॉस 60 हाफ होता है, तो माइनस हाफ इसकी वैल्यू निकल गई, वो यहाँ मैंने यहाँ भी समझा दिया है। अब माइनस का पावर स्क्वायर हो गया 1, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू कॉस ऑफ 30 डिग्री यह होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री यह। तो ऐसे एकदम दिमाग में रखो, ऐसे ही साइन का निकालना रहता, ये भी ऐसे ही निकलता। अब यह सब वैल्यू सब डाल दिया, इसको उधर लेगा कैंसिल। अब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 0, यानी कॉस गामा इक्वल 0, कौन एंगल है इसका कॉस 0 होता है, वो होता है 90 डिग्री, π/2। तो यहाँ डिग्री में है निकालना, यानी यह ए आंसर हो गया। तो इस फार्मूला को मत भूलना, ये बड़े काम का है, बहुत जगह यूज करोगे। तो इसमें अल्फा बीटा दिया हुआ था, गामा निकालना था, तो इसमें लेकर चले, और ये चूंकि 120 डिग्री में दिया हुआ था, 90 डिग्री से बड़ा था, तो उसके निकालने का तरीका यह होता है। तो यहाँ आ गया ये एंगल,
ठीक है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यह यहाँ समझा दिया है। अगर मान लो जीरो नहीं होकर दूसरा रहता कॉस स्क्वायर गामा 1/4, तो कॉस गामा प्लस माइनस लिखते हैं हाफ, ठीक है, सीधे प्लस हाफ नहीं लिखते। अब लैम्डा का निकालना है हाफ का, तो हाफ होता है 60 डिग्री, तो बोलोगे माइनस हाफ का क्या लिखेंगे, तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लिखते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 यानी 120 डिग्री। जो यहाँ पॉजिटिव वाला आया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो 180 डिग्री माइनस यह हो जाता माइनस की वैल्यू। तो यह भी याद रखो। अब आ जाओ अगला, एलपीपी का क्वेश्चन है। कह रहा है इन एन एलपीपी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर दिस दिस दिस। यह तीन कॉर्नर पॉइंट्स, यही तीन है, और यह जो है हमारा फंक्शन है मेन, जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना रहता है। इफ जेड इक्वल्स ए एक्स प्लस बी वाई, जहाँ ए और बी दोनों पॉजिटिव है, इज टू बी मिनिमाइज, मिनिमम निकालना है। द कंडीशन ऑन ए एंड बी सो डैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट दिस एंड दिस, ये दोनों पर मिनिमम अकर कर रहा है मिनिमम। तो ए और बी के वैल्यू क्या होंगे, या ए और बी में कंडीशन यानी रिलेशन क्या होगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी हो, कह रहा है दोनों पर मिनिमम हो रहा है, तो यहाँ एक्स की जगह यह भी डालो और वाई की जगह यह, तो मिनिमम यह निकलेगा। फिर इसी में एक्स की जगह यह डालो और वाई की जगह यह, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी दोनों पर मिनिमम हो रहा है, तो ये मिनिमम दोनों के इक्वल होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये मैक्सिमम भी दिया रहता वो भी ऐसा ही बनता, मैक्स और दोनों में इक्वल करके लिखते, यानी इसी में 3 0 भी डाला तो यह हुआ, इसी में 1 1 डाला और इक्वल कर देंगे, तो ये आ गया 3 1 इधर आया, ए इधर आया तो 2 है, तो 2 इक्वल्स बी है कहीं नहीं है, ए इक्वल्स b/2 यह है, तो यह हो गया। दूसरा ये भी एलपीपी का है, ये क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया, उस पेज में मैंने लिखा है, यह देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड फॉर एन एलपीपी हुज फिजिबल रीजन इज गिवन बिलो। ये फिजिबल रीजन शेडेड दिया हुआ है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है, यह है, यह है, यह है, यह ओ है, यह 0,0 होता है, यह इसका नाम सी दिया है, और यह होगा 30,0, अलग से लिख भी डाला था, यह है ए, यह 0,50 होगा, वाई एक्सिस का पॉइंट है, इसको अलग से उसने लिख भी डाला है, और यह है 20,30। यह अगर नन दिया रहे तो इसके इक्वेशन इसमें खैर दे दिया है, इसके इक्वेशन है, इसके इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सोल्व करके यह निकलता है। तो चारों पॉइंट दिया हुआ है, तब हम उससे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम जो भी हो निकाल लेंगे। तो हम इसका टेबल बनाएंगे, वह टेबल मैंने उस तरह बना हुआ है कॉर्नर पॉइंट्स को डाल के, यह देखो ऐसे बनाते हैं, जो तुमने एलपीपी में करा होगा। कॉर्नर पॉइंट चारों लिख डाला, अब इसको यहाँ एक्स 0 और वाई 0 डालते हैं इसमें, तो जेड 0 आया, फिर एक्स की जगह 30, वाई की जगह 0 डालते हैं, 30 0, तो ये आया, फिर एक्स की जगह 20, वाई की जगह 30 डालते हैं इसमें, 30 20 ये आया, फिर एक्स की जगह 0, वाई की जगह 50 डालते हैं, 0 और 50, तो जेड की वैल्यू 50। हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम नहीं क्वेश्चन उधर मैक्सिमम था, यह क्वेश्चन है मैक्सिमम, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, यह। अगर आता मिनिमम तो सब में सबसे छोटा यह आंसर होता है, तो इसका मैक्स जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ 120, हमें मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी थी, तो ये 120 आया है सी, वही तो मैंने आंसर ही पहले लिख डाला था, क्वेश्चन भूल गया था लिखना, तो उस पेज में कर दिया है, तो यह भी तुमने समझ लिया। अब आ जाओ 18, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी का है बेटा, ए कोई इवेंट है तो पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है 5/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/7। तो पी ऑफ ए नॉट ए गिवन बी, इसको ए डैश भी लिखते हैं, ए बार या ए डैश यानी नॉट ए, इसका मतलब नॉट ए नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा। ये देखो पहले इसका देख तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तुम जानते हो यह रिजल्ट होता है, अब इसका रिजल्ट होता है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, तो जिस पर बार नहीं है वो पी ऑफ डैट लिखाएगा, माइनस बिना बार का इंटरसेक्शन,
तो यहाँ बिना बिना बार वाला बी है, तो पी ऑफ बी माइनस बार हटा दो तब इंटरसेक्शन यह गिवन है 5/7। यह भी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक ही है, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है। तो यह भी दिया हुआ है 4/7। अब पी ऑफ बी तो 5/7 है ही, तो ये वैल्यू डाल के ऊपर एलसीएम ले लिए। तुम वही बेवकूफ़ी वाला एलसीएम लोगे 7 × 7। अरे 7 एलसीएम लेंगे 5 - 4, वो टाइम लगेगा। तो 1/7 बाई 5/7, 7 7 कैंसिल्ड, 1/5 आंसर हो गया। तो 1/5 ढूंढो बेटा, कहाँ गया? यह डी। तो इसमें यह फार्मूला भी याद रखना तुम्हें, चूंकि दूसरे ढंग के क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको देख लो। यह है, तो इसमें डी वाला आंसर हुआ है। और यह फार्मूला दिमाग में, इसको दोहराओ थोड़ा, वीडियो रोक के थोड़ी देर के लिए। ए बार या ए डैश लिखना, दोनों लिखा जाता है। तो यह फार्मूला नहीं भूलना, यह फार्मूला जो यूज हुआ है। अब आ जाओ अगला, असर्शन और रीजन का है। इसमें 4 ऑप्शंस है। क्या कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों, एंड पहला सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है जो रीजन बोलते हैं, वह पहले वाले का ट्रू एक्सप्लेनेशन है। यह हुआ आंसर ए। आंसर बी क्या है, क्वेश्चन में देखना। क्वेश्चन यहाँ जब भी इस वीडियो को देखना तो क्वेश्चन वाला भी मोबाइल पर तुम सामने रखना। दूसरा है कि यह दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन यह इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह बी हुआ। सी क्या है? सी है कि इसमें से कोई एक यह ट्रू है या ट्रू नहीं। डी है कि यह ट्रू है या नहीं, दोनों यह ट्रू है या ट्रू नहीं। डी है यह ट्रू है या ट्रू नहीं। तो यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग देखेंगे दोनों ट्रू है और यह ऊपर वाले का सही एक्सप्लेनेशन है। तो देखो मैं इसका ये दिया हुआ यह इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू पहले निकाल कर देखते हैं यह आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये निकाल नियरेस्ट मल्टीपल के मेथड से। यह 2π जो है 2 बार चक्कर लगेगा, एक चक्कर। अब प्लस है तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस इनवर्स प्लस कॉस π/6। और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यही लिख डाला, यही कह भी रहा है, तो यह ट्रू है। अब इसकी बात है रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन। तो कॉस इनवर्स x का रेंज होता है 0, यही हमने पहला क्वेश्चन में टेबल बना के दिखा दिया था। तो यह होता है, तो ये भी ट्रू है। और यह रियल में ये जो तुम निकाले हो इसी के रिजल्ट को यूज करके, तो यानी यह सही एक्सप्लेनेशन है इसका, यानी पहला ए वाला ट्रू हुआ। अब दूसरा, यह f(x) एक दिया हुआ है, x sin x 1/x जब x 0 ना हो, f(x) 0 जब x 0, यानी f(0) 0 है। कह रहा है कि यह कंटिन्यूअस एट x = 0। और दूसरा क्या है कि when x is 0, x tends to 0, sin of 1/x is a finite value between -1 and 1, यानी बाउंडेड वैल्यू। तो यह भी सही है। यह साइन के बाद कुछ भी रहे, यह हमेशा -1 से 1 तक होगा। कॉस के साथ भी यह लागू होता है। कॉस ऑफ 1/x रहता है या कुछ भी, कॉस ऑफ x² रहता है कुछ भी, तो यह भी -1 से 1 तक का फाइनाइट या बाउंडेड होता है। अब इसका पता लगाना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ x x टेंस टू 0, तो यह बाउंडेड है बेटा। साइन ऑफ, यहाँ कॉस ऑफ 1/x होता तब भी, और यह x है, तो x की जगह यहाँ 0 डालो। ये बाउंडेड है, 0 × बाउंडेड, यह हमेशा 0 होता है। ठीक है, यह हमेशा 0 होता है बेटा। यहाँ कॉस ऑफ 1/x होता या कॉस ऑफ 1/x², यह x² x³ कुछ भी होता तो यह 0 होता, यह इंटू बाउंडेड, यह 0 होता है, यानी इसका लिमिट 0 आ गया। अब 0 पर फंक्शन का वैल्यू भी 0 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो जब लिमिट इसके इक्वल आ जाए, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है उस 0 पर, और यही तो यह कह रहा है और यह इसका सही एक्सप्लेनेशन है। यही रीजन से, यही रीजन है, तो यह इसका आंसर भी ए हो गया। तो दोनों जो तुम्हारे 1920 वाले जो हैं उसके आंसर ए ही है। तो असर्शन वाला देख लिए, इसका सीधे रिजल्ट ही मत देखना, इसका जो यह जो लिमिट यह कैसे निकाला हुआ देखना, और ये तो तुमने पहले बतला ही दिया, और इसका लिमिट कैसे निकाला है वह भी दिमाग में रखना। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई रिजल्ट यूज हुआ है, वो रिजल्ट जरूर याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है बेटा।
चलो सेकंड वीडियो भी मैं बताऊंगा।